गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर संवैधानिक बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि यह अनुच्छेद 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद यानी कि एब्सोल्यूट आर्टिकल है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से एब्सोल्यूट आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 17। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा कल का पूछा गया प्रश्नों का उत्तर। हम आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 40 और 100 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर जापान? दोस्तों इसका आंसर है बी, अमेरिका। ठीक है, तो अभी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका नाम है हुरून ग्लोबल 40 और 100 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 सूची। इस सूची में जितने भी जो 40 साल या फिर उससे कम उम्र के जो लोग हैं, जो दुनिया के स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है, जो 40 साल या फिर 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जो स्वयं से खुद के प्रयासों से जो अरबपति बने हैं, उनको रैंक प्रदान किया गया है। इस रिपोर्ट में देखा जाए दुनिया के 40 वर्ष या उससे कम आयु के 87 स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची है इसमें, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8 अधिक, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। जिसमें से देखा जाए 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे आगे है और उसकी कुल संपत्ति देखा जाए तो $76 बिलियन है। दूसरे स्थान पे चीन है 25 अरबपतियों के साथ, जो कि स्वनिर्मित अरबपति हैं। और भारत की वही स्थान देखा जाए तो स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? चौथा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे अमेरिका, भारत का स्थान चौथा है। कितने स्वनिर्मित अरबपति यहाँ पे? 6 निर्मित। ठीक है, हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो मेटा के जो सीईओ, मेटा यानी कि फेसबुक का नया नाम, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं और उनकी कुल संपत्ति देखिए कितनी है? $76 बिलियन है। ठीक है, ये आपके सामने हुरून ग्लोबल जो रिपोर्ट है ये आपके सामने खुली हुई है, जिसमें देखा जाए कंट्री वाइज देखा जाए तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे देखा जाए चीन है, तीसरे स्थान पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, चौथे स्थान पे इंडिया है और फिर 5वें स्थान पे स्वीडन है। अगर हम सिटीज़ वाइज देखें तो देखा जाए पहले स्थान पे सैन फ्रांसिस्को है, यूएसए की सिटी है, बीजिंग चाइना। ठीक है, ये आपके देखेंगे तो सिटीज़ है और बाकी ये देखा जाए तो देश के आधार पे ये रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? स्नो यानी कि बर्फ में दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया गया है या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर इस सी है, हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। तो भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी के सिसु में किया गया है। इस मैराथन में जो है देखा जाए तो जो महिला वर्ग में मैराथन में जो खिताब जीता है पहला, वो उन्होंने जीता है, काजा की तंजिंग डोलमा ने जीता। ठीक है, इस दौड़ में। वहीं देखा जाए पुरुष वर्ग में देखा जाए तो कर्नाटक के शाश्वत ने पुरुष वर्ग की मैराथन में शीर्ष स्थान हासिल किया है और देश के करीब 150 धावक इस बर्फ की जो दौड़ थी, बर्फ की परत पर दौड़ में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे जो भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया। और ये देखिए आपके सामने भारत का मैप है जिसमें हम इधर देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को देख रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश देखिए जिसकी राजधानी जो है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से और साथ ही साथ कुछ राज्यों से, और इसके साथ ही साथ देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी इसकी होती है। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश देखें तो यहाँ पे उत्तर में लद्दाख, फिर उत्तर पश्चिम में देखा जाए पश्चिम उत्तर में इसके जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब, साथ ही साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश की राजधानी लगती है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तो यहाँ पे तिब्बत से जो है इसकी राजधानी लगती है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात किया जाए जयराम ठाकुर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये अस्थायी सूची में शामिल किया गया है लिविंग रूट ब्रिज, यानी कि जीवित जड़ के जो पुल बनाए जाते हैं, और ये किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से, मिजोरम से, सिक्किम से या फिर त्रिपुरा से। तो चलिए साथ में आंसर भी करते चलिए। आंसर इसका हो जाएगा ए, हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो यहाँ मेघालय के 70 से अधिक गांव के लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाली जिंगकिंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय से संबंधित है। ठीक है, और इसको अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत सूची में अस्थायी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस्थायी सूची में शामिल किया है। इस ब्रिज की बात करें तो ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ पुलों को विकसित किया है, जहां जड़ें पुलों का निर्माण करती। ध्यान रखिएगा, मेघालय के जो स्वदेशी लोग हैं, ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं, जो स्वदेशी लोग हैं, उनके द्वारा नदी के किनारों, जो दोनों किनारे होते हैं ना, उन दोनों किनारों पर एक पेड़ होता है जिसका नाम है फिकस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फिकस इलास्टिका। इस फिकस इलास्टिका के जो जड़ें होते हैं, जो जीवित जड़ें होती हैं, यानी कि उनको काटा नहीं जाता, वो पेड़ से ही निकलती हैं और इतनी वो मजबूत होती हैं कि उनका एक पुल का निर्माण कर दिया जाता है। और वो पुल का चूंकि जीवित जड़ है तो जड़ें भी बढ़ती जाएंगी और पुल भी उसी तरीके से मजबूत हो जाता है। और ये जो है, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, इस पुल का दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पेड़ का नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो है नदी के दोनों किनारों पर इस पेड़ की जीवित जड़ों का उपयोग करके वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इस पेड़ का निर्माण किया जाता है। ग्रामीणों की बात करें तो यहाँ के जो ग्रामीण है, विशेषकर जो खासी जयंतिया, देखिए मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी श्रेणियाँ, वहाँ पे जो है खासी और जयंतिया जो आदिवासी हैं, उनके द्वारा जो है 600 वर्षों से अधिक समय से इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है, इसका रखरखाव किया जा रहा है। लिविंग रूट ब्रिज की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ब्रिज, ये पुल वहाँ के जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं, चाहे वो वनस्पति प्रजातियाँ, चाहे वो जीव हैं, उनका ये आवास स्थल भी है। और इसी के साथ साथ इस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में कुछ अन्य स्थानों को भी शामिल किया गया है, जिसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जियोलिम्स को शामिल किया गया, आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर, और साथ ही साथ मोनोलिथिक बुल जिसे नंदी कहते हैं, उसको वर्ष 2022 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यूनेस्को जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि कार्य करती है किसमें? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से। ठीक है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसकी स्थापना यानी कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया था 4 नवंबर 1947 को किया गया था, 1946 में किया गया था। यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश शामिल है और साथ ही साथ 11 संबद्ध सदस्य शामिल हैं। ठीक है, अप्रैल 2020 तक का ये डेटा। और यहाँ पे देखा जी, यह सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। ठीक है, यूनेस्को जो संस्था है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किस देश में है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सिब्बल, विवेक रंजन, CS राजन, पीयूष चौधरी। करेक्ट आंसर इस सी है। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने जो है CS राजन को नियुक्त किया गया है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में। और इन्होंने देखा जाए तो इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, किसे? विनीत नायर को नियुक्त किया गया। डायरेक्ट फैक्चुअल था, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो बताइए किस देश के द्वारा नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है? चीन, जापान,
भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर इज डी है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है। उद्देश्य क्या है? काउंटर करना किसको? रूस और चीन को। तो जो रूस और चीन का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में, उनको देखा जाए, उनका मुकाबला करने के लिए हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस एजेंसी की बात किया जाए तो यह वहाँ की सरकार यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार, जहाँ वहाँ उद्योग, सहयोगियों और अंतरिक्ष भागीदारियों के अंतरिक्ष विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने और उनकी वकालत करने में ये सहायता करेगी। किसके? ऑस्ट्रेलिया के। इस एजेंसी में देखा जाए तो यह एजेंसी अंतरिक्ष क्षेत्र में जो विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता और अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने वाले कर्मियों को ये प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो इन क्षेत्रों में जो कर्मी जो जाएंगे उनको ये प्रशिक्षण करने का भी कार्य प्रदान करेगी और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्राथमिकताओं को स्थापित करेगा और एक कुशल अंतरिक्ष संरचना बनाने की दिशा में काम करेगा। उद्देश्य यही है, काउंटर करना किसको? या मुकाबला करना रूस और चीन का जो बढ़ता प्रभाव है। ठीक है, एजेंसी की बात किया जाए तो इस एजेंसी का जो संचालन किया जाएगा, जो इसकी डिज़ाइन, जो इसका निर्माण या रख रखाव, ये सभी जो कार्य किए जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाएगी और उनके मानकों को, उनकी सीमाओं के दायरे को तय किया जाएगा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया का रक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है और इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यामी गुप्ता को, दीपिका पादुकोणे को, आलिया भट्ट को या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन को? करेक्ट आंसर इज ए है, यामी गौतम को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पार्कोस के द्वारा। तो भारतीय लग्जरी ब्यूटी रिटेल सेगमेंट में अग्रणी पार्कोस ने पार्कोस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2022 के तहत 22 विजेताओं की घोषणा की है और इसी में जो है इस 22 विजेताओं में विशेष पुरस्कार विजेता में यामी गौतम को ब्यूटी चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। ठीक है, ऑफ द ईयर होना चाहिए। ठीक है, माफ़ करिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें आलिया फर्नीचर वाला को जैन जेड ब्यूटी आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जो विजेता होंगे, ये 22 विजेता जो हैं वो LA हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाएंगे। उन्हें पार्कोस के साथ काम करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे फेडेक्स का नया CEO नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण सापुरजी, राज सुब्रमण्यम, दीपक जैन या फिर अरविंद सक्सेना? करेक्ट आंसर है बी, राज सक्सेना को फेडेक्स का नया CEO नियुक्त किया गया। फेडेक्स की बात करें तो ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी है। ठीक है, फेडेक्स, और इसको जो है नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाएगा। किसे? भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को। इस कंपनी की बात किया जाए तो इस कंपनी का जो है स्थापना किया गया था, ये जो है W फेडरिक स्मिथ। तो अभी तक जो है राष्ट्रीय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कोरियर डिलीवरी दिग्गज कंपनी को पहले फेडरिक W स्मिथ के द्वारा संचालित किया जाता था और उन्हीं के द्वारा यानी कि ये अध्यक्ष और CEO स्मिथ ने 1971 में फेडेक्स की स्थापना की थी और इस वर्ष जो 1 जून से ये इस पद से हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पद पे कौन आएगा? ये आएंगे आपके राज सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया है? नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर जापान? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी है, फ्रांस और भारत की नौसेना के बीच में वरुण 2022 का आयोजन किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में भारतीय यानी कि अभी अभ्यास चल भी रहा है, तो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है वरुण। और ये वरुण नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण है जो कि 30 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 तक यानी कि आज तक ये अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में ये नौसेना जो अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत 1993 में की गई थी और ये देखिएगा 20वां संस्करण है, ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। इस अभ्यास को वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया था
और यह भारत और फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस अभ्यास में देखा जाए दोनों सेनाओं के दोनों देशों की नौसेना के जहाज़ों ने पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया है। और इस अभ्यास है ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में परिचालन स्तर की पारस्परिक प्रक्रिया के लिए एक प्रमुख संचालक रहा है और यह वैश्विक समुद्री जगत की सुरक्षा, संरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगर हम लोगों ने वरुण देखा जो कि एक नौसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में, इसके अलावा भी कुछ अन्य अभ्यास किए जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, जो कि इसमें पहला देखा जाए तो डेजर्ट 9 2021 है। और यहाँ पे गरुड़ है जो कि एक हवाई अभ्यास है। थल सेना अभ्यास शक्ति, ठीक है। वरुण की बात करें तो ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है। और यहाँ पे जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट नाइट 21, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में है। और एक हवाई अभ्यास है जो कि गरुड़ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गरुड़ पक्षी है, ठीक है। हम फ्रांस की बात करते हैं तो ये देखिए आपके सामने यूरोप का हिस्सा है फ्रांस, और आपके सामने मैप खुला हुआ है जिसमें देखा जाए फ्रांस की राजधानी में क्या दिख रही है, पेरिस दिख रही है, ठीक है। देखिए फिर से फ्रांस आ गया और हमने पूछा भी है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। फ्रांस की अगर हम बात करें भौगोलिक सीमा की, तो एक तरफ ये नॉर्थ अटलांटिक से अपने भौगोलिक यानी कि सामुद्रिक सीमा को साझा कर रहा है और वहीं पे देखा जाए कुछ देशों के साथ ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है, जिसमें से देखा जाए उत्तर में तो बेल्जियम, फिर लग्जमबर्ग से, ठीक है, जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से, इटली से और स्पेन से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके उत्तर में जो कि इंग्लिश चैनल है, जो कि किसके बीच में है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें राजधानी, तो जो कि राजधानी क्या है फ्रांस की, पेरिस है। यूरो की बात, यहाँ की मुद्रा की बात करें तो फ्रांस की राजधानी यूरो है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, और यहाँ के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फुटबॉल जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ये इस समय चर्चा में भी है कि किस राज्य में रेगिस्तानी लोमड़ियों को मांगे या फिर मेंजे त्वचा रोग से प्रभावित पाया गया है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर इस डी है। राजस्थान के जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में जो झाड़ियों में कुछ लोमड़ियाँ रहती हैं, उन लोमड़ियों के मेंजे जिसको मांगे या मेंजे कहा जाता है, एक तरीके से घून होता है ये, और इससे ये जो है बीमारी होती है और इससे जो है त्वचा रोग से प्रभावित पाई गई हैं वहाँ की लोमड़ियाँ। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में देखा जाए राजस्थान के जैसलमेर जिले के झाड़ियों के जंगलों में कुछ रेगिस्तानी लोमड़ियों को मेंजे त्वचा रोग से प्रभावित पाया गया है, ठीक है। राजस्थान का ध्यान रखिएगा, जैसलमेर जिला में। इस रोग के कारण देखिए ये रोग किस तरीके से प्रभावित करता है, तो ये जो रोग है ये लोमड़ियों के बाल संबंधी नुकसान को प्रेरित करता है, ठीक है। जो है अगर किसी भी लोमड़ी को ये जो है बीमारी होती है, त्वचा रोग होता है, तो इससे जो है लोमड़ियों के बाल संबंधी नुकसान होते हैं, ठीक है। एक तरीके से देखिए जो मेंजे जो होता है वो जानवरों का एक त्वचा रोग होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक स्किन डिजीज़ होती है जो कि घून, जिसे हम माइट्स कहते हैं ना, वो घून होता है, घून के संक्रमण के कारण होता है। इसमें देखिए क्या क्या प्रभाव होता है, जैसे अगर किसी जानवर को ये मेंजे रोग हुआ है तो उससे सूजन होगी, उनको खुजली होगी, इचिंग होगा, त्वचा का मोटा होना हो जाएगा और फिर बाल झड़ना हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इसके पूरे बाल झड़ गए हैं, ठीक है। मेंजे देखा जाए किसी न किसी रूप से सभी घरेलू जानवर, जितने भी जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, वो किसी न किसी रूप में मेंजे को देखा जाता है, ये जो घून होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं, कई प्रकार के मेंजे जो होते हैं, मेंजे घून केवल एक प्रजाति को ही संक्रमित करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं कि सभी प्रजातियों को संक्रमित करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और इनके संक्रमण की बात करें तो ये अगर किसी जानवर को हुआ है, मान लीजिए एक लोमड़ी को हुआ है, तो अगर वो दूसरी लोमड़ी के संपर्क में आती है तो उस दूसरी लोमड़ी को भी हो जाएगा, यानी कि वे जानवरों के बीच में सीधे संपर्क में भी हो सकते हैं या फिर कोई संक्रमित जानवर के संपर्क में आने पे ये वस्तुओं द्वारा संचालित होते हैं। इन लोमड़ियों का अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए क्या है, इन लोमड़ियों का वैज्ञानिक नाम वल्फ पुसीला है और इन्हें सामान्य नाम से जाना जाता है सफ़ेद पैर वाली लोमड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए राजस्थान में वर्ष 2019 में जनगणना हुई थी, वन्यजीव जनगणना, और इसमें जो है बताया गया था कि राज्यों में 8,331 लोमड़ियों में भारतीय और रेगिस्तानी दोनों प्रकार की लोमड़ियाँ। अगर हम रेगिस्तान लोमड़ियों की बात करें तो ये भारत में लाल लोमड़ी की तीसरी
प्रजाति है, ठीक है। चूँकि रेगिस्तान लोमड़ियों की हम लोगों ने बात किया था ना कि रेगिस्तानी लोमड़ी, और ये रेगिस्तानी जो लोमड़ी है ये भारत में लाल लोमड़ी की तीसरी प्रजाति, देखिए लाल लोमड़ी एक तरीके की होती है और इसकी तीसरी प्रजाति कौन सी है, रेगिस्तानी लोमड़ी। और रेगिस्तानी और अन्य जो है लाल लोमड़ियों की जो दो अन्य प्रजाति हैं वो कौन सी हो गई, तिब्बती रेड फॉक्स हो गई और कश्मीरी रेड फॉक्स हो गई, तीसरी रेगिस्तानी लोमड़ी हो गई। अन्य जो है लोमड़ियाँ, वो लोमड़ी प्रजातियों में उनकी पूँछ जो है वो सफ़ेद, एक तरीके से उनकी सफ़ेद पूँछ के द्वारा उनको अलग किया जाता है, ठीक है। अगर हम रेगिस्तानी लोमड़ी की बात करें तो इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इनको कम चिंताजनक बताया गया है। वहीं साइट्स की लिस्टिंग में इनको अनुसूची 2 में रखा गया है और भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम में भी अनुसूची 2 में रखा गया है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि, और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के 11वां संस्करण, माफ़ करिएगा 11वां नहीं, मतलब एक जो है आयोजन किया गया है, महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। तो ये किया गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है। तो यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में ये किया जा रहा है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का आयोजन। और इसके पहले चरण का जो आयोजन किया गया था वो 26 से लेकर के 27 मार्च के बीच में किया गया था, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवर्मन में किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था और साथ ही साथ उनके साथ केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी.के. रेड्डी के द्वारा किया गया था। इस महोत्सव में देखा जाए पहली बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तेलुगु राज्यों में जो है आयोजित किया गया है यह महोत्सव, पहली बार, ध्यान रखिएगा। और इसके दूसरे और तीसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का दूसरा चरण वारंगल में, और जो तीसरा चरण का आयोजन किया गया है वो किया गया था हैदराबाद में, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करें तो ये भारत के सभी लोक पारंपरिक, आदिवासी, शास्त्रीय और लोकप्रिय कला रूपों को एक छत के नीचे देखने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें से 1000 से अधिक कलाकार प्रदर्शन करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि वहाँ की जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, देखिए इस मैप में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटीज़ हैं, उनका किस वर्ष फॉर्मेशन हुआ था इसमें ईयर दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और इसी आंध्र प्रदेश से देखा जाए 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। और इसी से हम देखें तो आंध्र प्रदेश जो कि दक्षिण भारत में पूर्व की तरफ स्थित है और जिसकी जो सीमाएं देखिए किन से लगती है, तो उत्तर में यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे उड़ीसा से, साथ ही साथ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से, फिर तेलंगाना तो इससे अलग ही हुआ है, यहाँ पे कर्नाटक से, और फिर तमिलनाडु से ये अपनी सीमा को साझा करता है। पूर्व में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल जो कि इसकी सामुद्रिक सीमा है, तो ये हमारा देख रहे हैं आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी देखिए अमरावती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन ऑफ द डे में आ जाते हैं कि अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने चर्चा भी किया था, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स की PDF में डेली बताती हूँ आपको कि ये टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, और आप देख सकते हैं। वहाँ से जाइए, डाउनलोड करिए, रिवीजन करिए, सेल्फ नोट बनाइए, और साथ ही साथ अपने स्टैटिक पोर्शन को भी लग जाइए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।